इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, जहां वो इसी साल 5 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार से पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की याद अलीपुरद्वार की सभा में दिलाई। अब सवाल है कि क्या जो बंगाल में अब तक बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई है, वो सिंदूर की सियासत के साथ साधा जा सकेगा? क्या जो अब तक नहीं हुआ वो बंगाल में सिंदूर से शक्ति साधना करा देगी? आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री के इतना कहते ही कोलकाता से 700 किलोमीटर दूर अलीपुरद्वार में होती चुनावी सभा में एक करंट मानो दौड़ता है। पार्टी के झंडे से ज्यादा तिरंगा हाथ में लिए लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और इसीलिए खबरदार करता सवाल यह आ जाता है, क्या सिंदूर खेला वाले बंगाल से ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति नया खेला कर सकती है? आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, 10 महीने बाद चुनावी मोड में आने वाले राज्य में वो सिंदूर से शक्ति साधना करने उतर चुके हैं। जहां प्रधानमंत्री ने 32 मिनट के भाषण में पहले 14 साल से सत्ताधारी ममता बनर्जी सरकार को हिंसा, अराजकता, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, गरीब के साथ अन्याय के कटघरे में खड़ा किया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाकर बताया कि जनता के गुस्से को प्रधानमंत्री समझते हैं, जनता की आकांक्षा मुताबिक पाकिस्तान को सजा दी गई। भारत ने बता दिया, हर हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। शक्ति पूजने वाले देश में आतंक बर्दाश्त नहीं और बंगाल टाइगर की धरती से ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 10 महीने बाद, उससे पहले सिंदूर से बंगाल को साधने की पहली कोशिश प्रधानमंत्री ने कर ली। जहां राजनीतिक निशाना सटीक बैठा, वजह तुरंत मुख्यमंत्री का पलटवार है। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का मां बहन का सम्मान को मिला दिया। इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बंगाल की सड़क तक पर नरेंद्र मोदी से जुड़े पोस्टर नजर आए। सिंदूर से सियासी शक्ति साधना पर क्यों सियासत बंगाल में और तेज केंद्रित हो सकती है, इसकी वजह समझिए। बंगाल में सिंदूर की सियासत में पहली हलचल हिंदू वोट को लेकर हो सकती है। जहां 2 विधानसभा चुनाव में बंगाल के 70% हिंदू वोट में से टीएमसी का वोट 2016 में 43% से घटकर 2021 में 39% तक पहुंच गया। दूसरी बात है महिला वोटर। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर 49% हैं। कहा जाता है कि इनकी संख्या 7 करोड़ 20 लाख वोटर में 3 करोड़ 50 लाख है, जिनका वोट 3 चुनाव में टीएमसी के लिए 2011 में 84% से 2016 में 83% हुआ और 2021 में घटकर 50% तक आया।
ऐसे में आगे धीरे धीरे सिंदूर खेला वाले बंगाल में अगर सिंदूर की राजनीति बढ़ी तो नजर रखिए कहीं खेला ना हो जाए। माता की, अनुपम मिश्र, अलीपुरद्वार, आज तक। भारत माता की। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां लगातार ममता बनर्जी का महिला वोट कम हुआ है, लेकिन अब भी बीजेपी से कहीं ज्यादा महिला वोटर विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के आधार पर देखें तो 37% महिला वोट बीजेपी पाई तो 50% महिला वोट टीएमसी पाई। यहां दिखता है कि सवर्ण महिला वोट में दोनों में टक्कर रहती है। ओबीसी और दलित महिला वोट ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा मिलता आया है। आदिवासी महिला वोट भी टीएमसी के पास ज्यादा है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई जाती है, सिंदूर तब क्या बंगाल में महिला वोटर के बीच बदलाव ला सकता है? आज प्रधानमंत्री पटना पहुंचे, रोड शो किया, फिर बीजेपी दफ्तर आकर बैठक की है। पटना में माहौल सिंदूरी नजर आया। पोस्टर पर ऑपरेशन सिंदूर दिखा। बीजेपी के झंडों से ज्यादा लोग तिरंगा लेकर स्वागत करते नजर आए। यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल नुमा ढांचा खड़ा करके प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। ये शंखनाद अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है बिहार की धरती से, पटना की धरती से, या उस मगध की धरती से कह लीजिए, जिसका इतिहास बेहद गौरवशाली है। लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री छठी बार बिहार पहुंचते हैं, लेकिन इस बार दौरे का रंग सिंदूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर ही गर्जना की थी कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, हमारे माँ बहनों को जो सिंदूर छीनने का काम किया है, मैं ऐसा कार्रवाई करूंगा कि कल्पना नहीं किया होगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। जिस धरती से पहलगाम हमले के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने आतंक को मिट्टी मिट्टी करने की शपथ ली, 5 महीने बाद वही बिहार चुनावी पथ पर उतरने जा रहा है, जहां अब सिंदूर से शक्ति साधना नजर आती है। लोग स्वागत में खड़े दिखते हैं, पोस्टर लिए हुए। यहाँ पीछे पोस्टर पर लिखा है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री का रोड शो खास है। यहाँ बीजेपी का निशान, झंडा कम दिखता है, तिरंगा ज्यादा नजर आता है। बंगाल से पहले बिहार में ही सिंदूर से क्या उस सत्ता की शक्ति हासिल की जा सकती है जो अब तक बिहार में नहीं बीजेपी कर पाई? दूसरे पोस्टर पर गौर करिए, लिखा है कि आतंकियों को किया धराशायी, मोदी हैं तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी के लिए सारा युवा एकदम एकजुट होकर पूरे जोश के साथ है, क्योंकि पहला बार ऐसा नया युवा देखा है जो किसी के घर, कोई भारत देश घर में घुस के वार किया है। आज तक हम लोग सुनते थे कि यहाँ पर हमला हो गया, वहाँ पर हमला हो गया, ताज जो होटल पर हमला हो गया, लेकिन आज पहला बार हम लोग अपने जिंदगी में देखे कि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है। बिहार में यही माहौल क्या सिंदूर से राज तिलक कराने को अक्टूबर-नवंबर तक बना रहेगा, जहां अभी प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान पटना में ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल लगा हुआ दिखता है। अब इन पोस्टर पर गौर करिए, जहां लिखा है कि न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। शौर्य के सिंदूर और विकास के रंग दोनों को जोड़ दिया गया, और ये सिर्फ पोस्टर नहीं, हकीकत भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचकर बिहार को 48,520 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी विकास के बीच में बिहार को साधने का मिशन सिंदूर भी चलता है, जहां पोस्टर लगा दिखता है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अगले पोस्टर पर गौर करिए, सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश, और सड़क किनारे लगे ये पोस्टर बिहार में सिंदूर से सत्ता साधने का माहौल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त आज तक के फ्रेम में है। हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी है और हमारा अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है, और इस वक्त ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है जो बीजेपी कार्यालय है उसकी तरफ। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर बिहार में इतना सियासी सिंदूर क्यों दिखता है, तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। बिहार में कभी बीजेपी का सीएम अपने दम पर नहीं रहा है। अकेला हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। पार्टी यहां कभी 3 अंकों में सीट नहीं जीत पाई। पूरी तरह से पार्टी नीतीश कुमार पर निर्भर रही है। बड़े जनाधार वाला कोई स्थानीय चेहरा बिहार का नहीं है। जातीय गठजोड़ तोड़ने में अब तक
बीजेपी यहां सफल नहीं हो पाई। बंगाल से सटा हुआ ये राज्य है जहां जीत का सीधा मतलब है बंगाल तक जीत का संदेश पहुंचना, और बिहार की जीत का मतलब ये भी कि महाराष्ट्र जैसे विपक्षी गठबंधन को हराया तो विपक्ष उठने ही ना पाए। यही कारण है कि रोहतास में जहां प्रधानमंत्री शुक्रवार को रैली करने वाले हैं, वहां सिंदूर दान हाथ में लेकर महिलाएं निकलती हैं। और अब जरा इस गीत पर गौर करिएगा। इसी रोहतास में पहले हाथों में मेहंदी से वेलकम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर लगाती महिलाएं भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में दिखी हैं। जिस इलाके में अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री की रैली है, इसका सियासी गणित भी अहम है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम बिहार के इलाके में 22 सीट में 19 पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते, जबकि बीजेपी को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिली। जेडीयू का यहाँ खाता नहीं खुला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी इलाके में आरा से बीजेपी के आर.के. सिंह हारे, तो औरंगाबाद से सुशील सिंह, सासाराम से शिवेश राम चुनाव हारे, तो काराकाट से जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या महिला वोट से लेकर कमजोर इलाके तक, और जिस बिहार में अब तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, वहां क्या चुनाव में भले अभी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन सिंदूर के दम पर चुनाव के बाद खेल और खेला दोनों बदल सकता है। अब बिहार में महिला वोट का गणित देखिए। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में महिला वोटरों के बीच कांटे की टक्कर रही। 38% महिला एनडीए के साथ रही, 37% वोट महागठबंधन के साथ। मुस्लिम महिला और यादव महिला वोट में बड़ी बढ़त महागठबंधन की रही। बाकी महिलाओं के हर वर्ग में एनडीए आगे रहा। सवाल है कि क्या सिंदूर वाली शक्ति साधना के साथ बिहार में महिला वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ अब जुड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पटना में हैं। पटना में एक बड़ी रैली हुई है उनकी। रैली एक तरीके से समझ लीजिए रोड शो, जहां पर वो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक गए। बीजेपी दफ्तर में भी एक बड़ी अहम बैठक। लेकिन वो बिहार जहां पर सिंदूर नहीं बल्कि सेनूर कहा जाता है, वो बिहार जहां पर केवल शादी ब्याह नहीं बल्कि छठ पर्व में सिंदूर की बड़ी अहमियत रहती है। रोहित सिंह बताएंगे कि बिहार की महिलाएं क्या इस भावुक मुद्दे पर जुड़ रही हैं? क्या प्रधानमंत्री, जो कि चुनावी तैयारियों की भी मुमकिन है समीक्षा वहां पर उस बैठक में कर रहे होंगे, इस मुद्दे को, इस भावना को जन जन तक, हर महिला तक ले जाने की कोशिश रहेगी? रोहित, बिल्कुल श्वेता, देखिए सिंदूर जो होता है एक स्त्री के मांग का जो है कह सकते हैं शोभा होती है, और जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन का नाम भी बहुत सोच समझ कर दिया गया था। और इसीलिए जब अब इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में, जब चुनाव होने हैं अगले 5 महीनों में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर का कुछ सियासी फ़ायदा मिल सके, इसकी पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर कोई नहीं कह रहा है कि हम इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है सेना ने, ऑपरेशन इतना सफल हुआ है, तो इसका जश्न मनाने में क्या बुराई है, इसको सेलिब्रेट करने में क्या बुराई है। बीजेपी वही कर रही है। आज गिरिराज सिंह से हमने इस बाबत जो है सवाल पूछा, और इसीलिए आप देख रही हैं कि पटना से लेकर कल रोहतास तक जहां प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, औरतें किस तरीके से अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है, ऑपरेशन सिंदूर लिख रही है, रफाल हो या फिर ब्रह्मोस वो बनाया जा रहा है मेहंदी से। तो तमाम चीज़ें जो है महिला वोटरों को साधने की जो है यहाँ पूरी कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है, क्योंकि अब तक जो है महिला वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ जो है वो नज़र आती थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए बीजेपी की कोशिश है कि इलेक्शन वाले राज्य बिहार में महिलाओं का वोट जो है अब अपनी ओर अगर खींचा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज जब रोड शो हो रहा केवल एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ भी रहे। रोहित जैसा बता रहे हैं, ब्रह्मोस का रेप्लिका सामने बना हो या फिर उन महिलाओं के हाथों में ये संदेश बड़ा हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सटीक हमले ने पाकिस्तान छोड़िए चीन के मुंह पर ताला लगा दिया। बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर चीन के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध ली।
जब इस बारे में सवाल हुआ तो चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिससे हमेशा सतर्क, हमेशा खबरदार रहने की आवश्यकता रहती है और भारत पाकिस्तान को लेकर पूरी तरह से सतर्क भी है, उसकी साजिशों को लेकर खबरदार है। भारत कह चुका है कि वो हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर आगे से मानेगा, लिहाजा एक और आतंकी हमला पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। और तब यह खबर पाकिस्तान के लिए झटका है कि आसिम मुनीर की वायुसेना एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हमले से 5 साल पीछे चली गई है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही सरहद पार के विशेषज्ञ भारत से उलझने को लेकर पाकिस्तानी सेना को खबरदार कर रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर का सिरफिरापन पाकिस्तान को ले डूबा। 4 ही दिन में आसिम मुनीर की सेना ने हथियार डाल दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना 5 साल पीछे चली गई। साबित हो गया कि पाकिस्तान और भारत में कोई मुकाबला नहीं। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जो उसे पूरी जिंदगी याद रहेगी। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी वायुसेना को हुआ, जिसे भारत ने अपंग कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना लाचार हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमले का बचाव कैसे किया जाए। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई। भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी लड़ाई 9 और 10 मई की रात को हुई, जो 10 मई की दोपहर तक चली। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बने वायुसेना के अड्डों को निशाना बनाया। भारत ने इस दौरान ये संदेश दे दिया कि वो कहीं भी जाकर हमला कर सकता है और भारत को पाकिस्तान रोक नहीं सकता। भारतीय वायुसेना ने लगातार 4 दिन तक पाकिस्तान में बहुत सटीक हमले किए। इस हमले से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि उबरने में उसे कम से कम 5 साल लग जाएंगे। मतलब पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 साल पीछे चली गई। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान की उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकला। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वायुसेना ने सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाने पर लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद रडार स्टेशन पर हमला किया। सारी दुनिया ने देखा कि इस काम को भारत के हैरोप और हार्पी ड्रोन ने कितनी सटीकता से अंजाम दिया। करीब 4 से 5 रडार स्टेशन और एक चीनी मिसाइल सिस्टम का लॉन्चर भारत ने तबाह कर दिया। लाहौर जैसे बड़े शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स की निगरानी क्षमता काफी घट गई। हमारे होम ग्राउंड सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। 9 मई को वायुसेना ने आक्रामक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के चकलाला, सरगोधा और मुरीद हवाई अड्डों पर हमला किया। इन ठिकानों पर मौजूद कमांड और कंट्रोल केंद्र नष्ट कर दिए गए। इनकी तबाही से पाकिस्तानी वायुसेना का संपर्क टूट गया और उनके विमान ग्राउंड स्टेशन के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। इससे पाकिस्तानी वायुसेना को बड़ा झटका लगा और वो कुछ भी तय नहीं कर पा रहे थे। मतलब पाकिस्तान की वायुसेना अपंग हो चुकी थी। वो भारत पर पलटवार करने की हालत में ही नहीं थी। इस वक्त भारत अगर हमले तेज कर देता तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता।
करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। भारतीय सेना के पराक्रम और संयम दोनों की तारीफ हो रही है। वहीं इस ऑपरेशन ने बता दिया कि भविष्य में किसी भी कार्रवाई में वायुसेना का अहम रोल होगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान की साख को बढ़ाने का काम किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना के शौर्य में 4 चांद लगाने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातें भी आपने सुनी, जिन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब उसने भारत के सामने घुटने टेके तो भारत और भी बहुत कुछ कर सकता है। रक्षा मंत्री ने ऐसी ही बड़ी बात पीओके को लेकर कही। कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और एक न एक दिन वो भारत में शामिल होगा। अब सवाल यह है कि बिना युद्ध लड़े पीओके भारत को कैसे मिलेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीओके को लेकर मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब पीओके की वापसी ही मुद्दा बचा है। लेकिन राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ी बात कही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। ऐसा पहली बार नहीं जब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया हो कि पीओके पर पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का ये बयान क्या बताता है? क्या बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करा लिया जाएगा? क्या पीओके के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने का मन बना लिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की तरफ से लगातार पीओके पर बयानबाजी हो रही है। बताया जा रहा है कि अब पीओके के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान से बातचीत होगी। लेकिन रक्षा मंत्री ने एक कदम आगे जाकर कहा कि पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा। ये समझाने के लिए रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस तरह राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों से सीधा संवाद किया, अपना बताते हुए उन पर हो रहे अत्याचारों को लौटने की वजह बताया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। दावा है कि पीओके के लोगों में पाकिस्तानी सेना को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वहां के लोग अब सीधे आसिम मुनीर की सेना से लोहा ले रहे हैं। पुरुषों की तरह पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की महिलाएं भी आगे आकर अपने से हो रहे जुल्म की गवाही दुनिया को सुना रही हैं। पीओके के लोगों का हाल बेहाल है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो 1989 में एलओसी पार करके पीओके चले गए। भारत छोड़कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गए शरणार्थियों का 30 साल के बाद भी हाल बेहाल है। उनकी जिंदगी या तो कैंप या किराए के मकान में गुजर रही है। उनके पास ना अपना घर है, ना कोई जमीन और ना ही जीने का कोई संसाधन। 30 साल बाद भी इन लोगों के पास वोट का अधिकार भी नहीं। ये शरणार्थी बहुत उम्मीदों के साथ पाकिस्तान गए कि इस्लामिक देश में खुशहाल और तरक्की से जीवन जिएंगे,
लेकिन पीओके में 30 साल रहने के बाद अब इन्हें समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के प्रपंच में फंसकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब ये लोग पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके साथ नाइंसाफी खत्म नहीं हुई तो वो विद्रोह कर देंगे। पीओके की इसी हालत को देखते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से ही शायद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की पिक्चर तभी पूरी होगी जब 1947 में बिछड़ा पीओके भारत के साथ मिल जाएगा। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। बड़ी बात है कि भारत को जहां पीओके के वापस लौटने का भरोसा है तो पाकिस्तान में ही लोग मानने लगे हैं कि भारत से कश्मीर छीनना नामुमकिन है। इसलिए भलाई इसी में है कि कश्मीर को लेकर झगड़ा बंद किया जाए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में ही सोच नहीं बदल रही, पीओके में भी भारत में दोबारा वापसी की सोच मजबूत हो रही है। कश्मीर में होती चौतरफा तरक्की ने पीओके की बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है, जिन्हें पाकिस्तान ने दशकों से ठगने का काम किया। कि आपके हक की चिंता आज तक करता है, आप टैक्स देते हैं, सरकारें कहती हैं इससे विकास का काम होता है, लेकिन जब जनता के टैक्स के पैसे से बर्बादी के खंडहर खड़े कर दिए जाएं, तो आज तक खबरदार करता है। आज तक की इस मुहिम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, जहां दावा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की इमारतें, अस्पताल, बस स्टैंड, स्काई वॉक के नाम पर बनाई तो गई, लेकिन उनका इस्तेमाल जनता कर ही नहीं पाई और पैसा बर्बाद कर दिया गया। जनता का 100 करोड़ रुपए बर्बाद क्यों हो रहा है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, जगह नया रायपुर, लागत 100 करोड़ रुपए, हालत ज्यादातर खाली पड़ा है, खंडहर होने जा रहा है। आम आदमी का 100 करोड़ रुपए लगाकर क्या बर्बादी के स्मारक सरकारें बनवाती हैं? स्काई वॉक, जगह रायपुर, लागत 100 करोड़ रुपए, हालत आधा अधूरा जंग खाकर खड़ा है, इस्तेमाल लायक नहीं। जनता से टैक्स लेकर 8 करोड़ रुपए में अस्पताल की जगह भूतहा बंगला क्यों बना दिया गया? 100 बिस्तर का अस्पताल, जगह बिलासपुर, लागत 8 करोड़ रुपए, हालत अस्पताल की इमारत बनी, अस्पताल कभी खुला ही नहीं। आम आदमी पैसा विकास के लिए देगा, जनता का 10 करोड़ लगाकर सरकार से ठेंगा मिलेगा। सरकारी बस स्टैंड, जगह कवर्धा, लागत 10 करोड़ रुपए, हालत 8 साल बाद भी ये शुरू नहीं हो पाया। ये 4 तस्वीरें सुनकर देखकर आपको लगेगा कि आम आदमी का पैसा लगाकर सुविधा देने की जगह भ्रष्टाचार के स्मारक खड़ा करने वालों को खबरदार किया जाए। इसी की जिम्मेदारी आज तक ने उठाई संवाददाता सुमी केवल पटेल और मनीष सरन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आप देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास विकास का थर्मामीटर जिस नवा रायपुर में लटकाया जाता है, वहां इन गोवंश को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये गौशाला है। ये तो नया रायपुर में जनता के 100 करोड़ रुपए से खड़ा वो सफेद हाथी है, जहां सिवाय आम आदमी के पैसे की बर्बादी के कुछ हुआ नहीं। इसीलिए आज तक यहाँ से सरकार को खबरदार करने पहुंचा। जब सरकारें दिखावेपन पे ज्यादा भरोसा करें मूलभूत सुविधाओं के बजाय, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे करप्शन के इमारतें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल ये जो सीबीडी मॉल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉल, जो ये रिटेल कॉम्प्लेक्स की तरह इसे बनाया गया था ताकि इसमें ऑफिसेज, रिक्रिएशनल हब के लिए इसे इस्तेमाल कर सके, कमर्शियल चीजों के लिए इस्तेमाल कर सके, तब एक अच्छी मंशा से इसे शुरू तो किया गया था, लेकिन टैक्स पेयर की 100 करोड़ से बनी ये इमारत अब सिर्फ करप्शन की गाथा ही गाती है। 7 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स को नया रायपुर विकास अथॉरिटी ने आम आदमी का पैसा लगाकर बनाया, लेकिन 2018 से बनकर खड़े इस मॉल जैसे कॉम्प्लेक्स में एस्केलेटर आधा जंग लगा हुआ और आधा पान मसाले की पीक से सना दिखता है।
जिसे विकास के प्रतीक के तौर पर 7 साल पहले बनाया गया, वहां बीजेपी से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी के राज में कोई चला नहीं पाया, या कहें पैसा जनता का नाश करके सिर्फ सब ने अपना विकास किया। नतीजा यहाँ केवल नीचे शराब की दुकान है और एक मल्टीप्लेक्स। इसीलिए सवाल है, जनता के पैसे से 100 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची क्यों हुई? क्या जरूरत से पहले ही बर्बादी के सेंटर बना दिए गए? क्या पैसे को डुबाने की जगह ये सरकार नहीं सोच सकती कि इसका सही इस्तेमाल क्या किया जाए? सोचने की क्षमता सरकारों की होती तो फिर रायपुर में जहां केवल फुटओवर ब्रिज से कहा जाता है कि काम चल सकता था, वहां ये हवाई स्काई वॉक बनाकर उसे बर्बादी का गुलिस्तान बनाकर ना छोड़ा जाता। एक दूसरी इमारत देखिए, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, मेरे पीछे जिसे स्काई वॉक का नाम दिया गया है। एक फुटओवर ब्रिज बन सकता था, लोगों के काम आ सकता था। स्काई वॉक को बनाया गया था जयस्तंभ चौक, जो कि रायपुर के बीचों बीच है, वहां पे ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। लेकिन अब जो बचा है वो बिल्कुल स्केलेटन, बिल्कुल एक ढांचे जैसा लगता है। इसे 70 करोड़ की लागत, टैक्स पेयर के 70 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाए कोई भी सिटीजन, क्योंकि 6 साल से ये ऐसे ही इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है और सारी जंग, सारा इसमें डस्ट वो पॉसिबली इस पे गैदर हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल ऑफिशियल्स के जेब भरने में और सरकारों के मिनिस्टर्स के जेब भरने में ही किया गया है। जिस पर चलता हुआ आपको एक आदमी नहीं दिख रहा है। इस स्काई वॉक नाम का मुजस्समा 2017-18 में रमन सिंह की सरकार रहते बनाने का फैसला हुआ। चुनाव से पहले इसे हड़बड़ी में, दावा है 64 करोड़ रुपए खर्च करके आधा अधूरा तैयार किया गया। फिर सियासत पलटी, भूपेश बघेल सरकार ने इस पर रोक लगा दी। दोबारा बीजेपी सरकार आई। अब इसे पूरा करने में कहा जाता है कि 38 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। सोचिए, जनता का पैसा भी लग रहा है और 7-8 साल से ये स्काई वॉक चलने के लायक नहीं बना। प्रशासन का फालतू प्रोजेक्ट है, बोलना चाहिए। पूरा फालतू वेस्ट पैसा है मैडम। आज के डेट में कोई ओवरब्रिज में नहीं चलता मैम। केवल अगर जिसको भी चलना है साइड में चलेगा। अनसिक्योर भी होगा और टाइम पे टाइम अगर लड़कियां या फिर लेडीज अगर इसमें मतलब चलते हैं तो मेरे ख्याल से छेड़छाड़ भी हो सकता है। और इसके बजाय अगल बगल जो रहता है ना फुट ओवर ब्रिज, उस टाइप की चीज़ें अगर बनती ना, जिसमें थोड़ा सीधा टॉयलेट्स वगैरह भी होते, उस टाइप की चीज़ें काम आती। ये तो यूजलेस लगता है मुझे। जनता के पैसे की इसी बर्बादी पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत होने लगी। जनता से पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रदेश को आने वाले 50 सालों के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ना कि अधिकारी अपनी मर्जी से कहीं कुछ बना देते हैं, कहीं फिर उसे तोड़ देते हैं, फिर बाद में उसे कुछ बना देते हैं। वास्तविकता ये है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को दुरुपयोग करने का, उसके लाभ से जनता को वंचित करने का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। राजधानी में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों का भी यही हाल छत्तीसगढ़ में दिखा, जहां बस स्टैंड और अस्पताल बना लेकिन कभी जनता के लिए खुला नहीं। जो सफेद रंग की इमारत अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोचिए ये क्या है, यहाँ कितना जनता का पैसा लगा है। ये 100 बेड का अस्पताल है जो बीजेपी के राज में 7 साल पहले बनना शुरू हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए लगाकर ये खंडहर खड़ा किया गया। यहाँ आज तक संवाददाता मनीष सरन पहुंचे हैं ताकि सरकार खबरदार हो। छत्तीसगढ़ की पिछली बीजेपी सरकार ने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाने का फैसला लिया था। ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल बननी थी जहां 100 बिस्तरों का अस्पताल होता और गरीबों का उपचार होता। लेकिन अब ये बिल्डिंग अस्पताल तो नहीं, अलबत्ता गौशाला या गौठान बन गई है जहां गायों को रखा जा रहा है। अवैधानिक रूप से जो है इस अस्पताल के बनने और इसके पूरे होने के बीच जो व्यवधान पैदा हुआ, उसकी वजह से अब ये इसकी दुर्दशा जो है वो देखने लायक है। बिल्डिंग तकरीबन बन के तैयार हो गई थी। यहाँ केवल जिम्मेदार अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मेन पावर अरेंज करना था, मतलब पैरामेडिकल, डॉक्टर और अन्य चीज़ें जो है यहाँ रखनी थी, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं पाया। और इसके उल्टे जो है ये बिल्डिंग अब देखिए कि किस तरह से गौठान जो है बनता जा रहा है, गायों के रहने की जगह बन गई है। यहाँ मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि कैसे फॉल सीलिंग जो है वो की गई थी और इसमें भी पैसे खर्च किए गए थे। इस स्ट्रक्चर खड़ा करने में जो है लाखों रुपए खर्च किए गए थे, करोड़ों रुपए। और आप ठीक सामने देखिए कि किस तरह
तरह से एक डेस्क बनाया गया था जहां से सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उपचार के लिए यहीं से जो है वो सारी चीज़ें जो है शुरू होती, लेकिन अब ये टूट फूट कर जो है वो कबाड़ बन चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जुनवानी रोड पर 8 साल पहले 10 करोड़ रुपए आम आदमी का लगाकर नया बस स्टैंड बना। भूपेश बघेल सरकार के समय इसका लोकार्पण हुआ, पर यहाँ से बसें कभी चली नहीं। हुआ ये है केवल कि जनता के पैसे को बर्बाद किया गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? छत्तीसगढ़ में जनता के पैसों से खंडहर खड़ा करने वाली इसी सियासी सरकारी सोच के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर खबरदार करने वाले राकेश चौबे इसे करप्शन मानते हैं। ये जो पैसे हैं, ये जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, पब्लिक को कितना इसका बेनिफिट मिलेगा ये तो पब्लिक ही जानेगी। मुझे तो ये लगता है कि पब्लिक को बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो डैमेज हो जाते हैं और उसको टेक्नीशियन रिपोर्ट जो बोलना चाहिए, टेक्निकल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट की भी क्या स्थिति है ये भी फाइलों में नहीं दिखता। आप उसमें उपाय नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। तो सवाल है कि फिर ये भ्रष्टाचार किसने कराया? इसमें कौन कौन शामिल हुआ? जहां पैसा खर्च हुआ लेकिन निर्माण नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, क्या सरकार इसकी अब जांच कराएगी? रायपुर से सुमी केवल पटेल के साथ मनीष सरन, बिलासपुर, आज तक। और आपको बता दें, ईरान में भारतीय नौजवान अगवा हुए थे और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार ईरान में अगवा हुए भारतीय नौजवानों के मुसीबत में पड़ने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। पंजाब के 3 नौजवान ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए गए। उन्हें ईरान में ठहरने के नाम पर ईरानी और पाकिस्तानी लोगों ने अगवा कर लिया। तीनों भारतीयों से पाकिस्तानी खातों में फिरौती की रकम देने की धमकी दी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आश्वासन दिया है कि वो ईरान के संपर्क में है। आज तक के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने ईरान की सरकार से इसे लेकर मदद मांगी। अमृतपाल, जसपाल और हुसनप्रीत, पंजाब के ये वो 3 नौजवान जिन्हें जाना ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन कबूतरबाजी के जाल में ऐसा फंसे ईरान पहुंच गए, जहां उतरते ही तीनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। 1 मई की रात पैसों की मांग इनके घर वालों से शुरू हो गई, जिसके बाद अगवा करने वालों ने तीनों नौजवानों से मारपीट की और मारपीट के वीडियो मैसेज भेजने शुरू कर दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इन 3 भारतीय नौजवानों को पाकिस्तानी डोंकर ने अगवा किया है, जो पाकिस्तानी खातों में लाखों रुपए की फिरौती जमा करने की मांग कर रहे हैं। यह ऐसे ही एक खाते में भेजे गए पैसे की रसीद है। दरअसल ईरान में युवकों का 3 युवकों का अपहरण हुआ, लेकिन जिस खाते के अंदर पैसे मंगवाए गए, फिरौती मांगी गई परिवार वालों से, वो खाता पाकिस्तान बेस्ड था, पाकिस्तान का खाता था। तो इस केस में पाकिस्तान कनेक्शन का, नेक्सस का कोई लेना देना है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये मामला पंजाब की होशियारपुर का है, जहां 2 एजेंट धीरज और कमल अटवाल ने संगरूर, नवांशहर और होशियारपुर के 3 नौजवानों को सुनहरे सपने दिखाकर ऑस्ट्रेलिया भेजने की जगह ईरान पहुंचा दिया, जहां इन युवकों को छुड़ाने के बदले करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी बैंक खातों में पैसे जमा करवाने की धमकी दी जा रही है। ये 32 साल के जसपाल की आवाज है, जिसने परिवार वालों को जल्द से जल्द फिरौती की रकम जमा करने की अपील की है। परिवार इस समय हमारे साथ है। नवांशहर का ये लंगड़ोआ गांव है, जहां के परिवार के लोग आप ये देख रहे हो, इनका बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था। 3 महीने का बेटा भी पीछे इंतजार कर रहा है कि कब उसके पिता आएंगे। मेरे भाई को पहले दुबई में भेजा गया 1 महीने के लिए। कुछ नहीं कहना चाहे साडे बच्चे, सरकार नूं बेनती, साडे बच्चे सानू मिला देण, साडे बच्चे छुड़ा देण उधरों, बस और साडी बेनती कोई नहीं हैगी। रंग दा काम कासे दिहाड़ी सी, कहंदा मम्मी मैनू बाहर भेज दो, बाहर को बनदा नहीं हैगा। इधर असीं चक थाल के बाहर भेजिया, रसीदां साडे कोल बैंकां दे लोकां टुम्मा मंग मंग के को 5 ते ब्याजू चके, असीं सब इदां इकट्ठे मट्ठे करके भेजे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके बच्चों को 1 मई को ईरान में बंधक बनाया गया। डोंकर यानी डंकी रूट से ले जाने वाले दलालों के फोन से ही बच्चों से फिरौती की मांग करवाई जा रही थी, लेकिन 11 मई के बाद से परिजनों को अपने बच्चों से बात नहीं हुई। पहले 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जो घटकर पहले 1 करोड़ और आखिर में 55 लाख रुपए हो गए।
पीड़ित परिवारों से पाकिस्तान के खाते में पैसे देने को कहा गया, जिसकी रसीद ये परिवार दिखाते हैं। ये एजेंटों की मिली भुगत है ना सर, उन्होंने फिर बाद बोल दिया कि दुबई से इमीडिएट उसकी फ्लाइट जाएगी सीधी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ स्टे होगा, आप ईरान में रुकोगे, 6.5 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रहोगे। बेवकूफ़ बनाया गया सर। वो ऑनरेबल कंट्री है ना ईरान, वहाँ पर उन्होंने रोक कर बाद में वहाँ पर ड्राइव करा दिया। जो टिकट करवाई हुई थी, जो दुबई से सिडनी की करवाई हुई थी, वो भी एक ऑस्ट्रेलिया में अमृतपाल नाम का व्यक्ति है, वहाँ से पता किया है, उन्होंने पैसा ले लिया। जब पहुंचे ना ईरान तब ही कैंसिल मरवा दी। इसलिए पता चलता है कि जो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं कि क्या हम भारत सरकार से, पीएम मोदी साहब से और पंजाब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत जहां अपने वतन में। पंजाब में कबूतरबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं। अमेरिका से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की वापसी के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया था। सरकार की तरफ से इसे लेकर जागरूकता का दावा भी किया गया। फिर भी होशियारपुर में 2 एजेंट ने मिलकर 3 परिवारों को ठगा और वो आराम से भाग गए। इस मामले में ट्रैवल एजेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया की 2 दफा सीधी थी तो क्यों उसको कैंसिल करवाया गया, क्यों 1 महीना जसपाल को दुबई में रोककर फिर अमृतपाल और तीसरे हशनप्रीत के साथ ईरान में के अंदर भेजा गया, क्यों वो जानकार ड्राइवर था जो पाकिस्तानी ड्राइवर बताया जा रहा है वो जानकार था एजेंट का, और क्यों उसने तीनों की फोटो दिखाकर एजेंट से बात करने के बाद उनको होटल की बजाय अलग जगह भेज दिया जहां से उनको अगवा 1 मई को किया गया।